हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एग्रीकल्चर में कौन से इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लाए गए हमारी इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आज की एग्रीकल्चर को किस तरह के टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और इंस्टीट्यूशनल बदलाव की ज़रूरत है। आज भी किसान गरीब और मजबूर क्यों हैं, वो क्या रीज़न है जिनकी वजह से देश का पेट भरने वाले, देश की भूख को मिटाने वाले जो किसान हैं वो खुद भूखे क्यों मर रहे हैं। इसके अलावा आचार्य विनोबा भावे का भूदान आंदोलन क्या था, देश की इकोनॉमी में और प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर का क्या रोल है। आज की इस वीडियो में हम इन बातों को देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इट वाज मेंशन्ड इन द प्रीवियस पेजेस दैट एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। सस्टेन यूजेस ऑफ लैंड विदाउट कंपैटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंड्रेड the pace of agricultural development. In spite of development of sources of irrigation, most of the farmer in large part of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. For a growing population, this poses a serious challenge. Agriculture, which provides livelihood for more than 60% of its population, needs some serious technical and institutional reform. Thus, collectivization, consolidation of holding, cooperation and abolition of zamindari, etc. were given priority to bring about institutional reform in the country after independence. Land reforms was the main focus of the first 5-year plan. The right of inheritance and had already led to fragmentation of land holding, necessitating consolidation of holding. भले ही भारत में एग्रीकल्चर थाउजेंड्स ऑफ ईयर से होती आ रही है, पर जो लैंड का यूज़ बिना टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल बदलाव के बिना करने से हमारी जो एग्रीकल्चर है उसका जो डेवलपमेंट है उसमें किस तरीके का रुकावट आई है। यानी कि जो हम एग्रीकल्चर को बिना किसी टेक्नोलॉजी के या जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में अभी आगे बात करेंगे, उनमें चेंजेस किए बिना जो एग्रीकल्चर करी जा रही है वो किस तरीके से हमारे एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट को क्या कर रही है, रोक रही है। एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो बेसिकली डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है ना। इसका मतलब ये भी है कि एग्रीकल्चर में बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लगाए और इंस्टीट्यूशन में बदलाव लाए बिना एग्रीकल्चर का जो प्रोग्रेस है वो नहीं हो पा रहा है ना। हमारे देश में ज़्यादातर जो इरिगेशन के सोर्स हैं वो देखिए अंग्रेज़ों के ही टाइम के हैं, है ना। इसके बाद भी सारे डेवलप सोर्स ऑफ इरिगेशन यानी कि जो भी हमारे पास सिंचाई के साधन जो हैं, है ना, उनके होने के बावजूद भी आज भी लाखों फार्मर ऐसे हैं जो अपनी ज़मीन पर प्रोडक्शन के लिए, या कह सकते हैं कि जब इरिगेशन की ज़रूरत होती है तो उसके लिए मॉनसून या वाटर जो रेन वाटर होता है उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। हमारी कंट्री में लगभग 60% जो पॉपुलेशन है जिसकी लाइवलीहुड एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है ना। उस एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकली और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि टेक्निकल चेंजेस क्या हैं। टेक्निकल चेंजेस का मतलब हमारे पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे लाइक इंटरनेट हो गया, है ना, सोलर पावर एनर्जी वगैरह हो गया, इन टेक्नोलॉजी का यूज़ एग्रीकल्चर में किया जाए। ओके, इसके अलावा अगर हम इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की बात करें या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करें तो
ये सिस्टम लाइक बैंकिंग हो गई है ना, जो मार्केट्स हो गई, मंडियाँ जो हो गई, किसान अपने प्रोड्यूस गुड्स को इजीली सेल आउट कर सकें, मार्केट में ले आ सकें। इसके अलावा बैंकिंग वगैरह की फैसिलिटी हो गई। ये हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं। तो देश के जो जब देश हमारा इंडिपेंडेंट हुआ है ना, देश के आज़ाद होने के बाद कुछ इंस्टीट्यूशनल सुधार या रिफॉर्म्स करने की कोशिश ज़रूर की गई, जैसे कि कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, है ना, जैसे कि छोटे छोटे जो खेत थे उनको जोड़ करके एक बड़ा खेत बनाना, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का डेवलपमेंट करना, ज़मींदारी जो सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह ज़मीन से जो जुड़े जो रिफॉर्म्स थे, है ना, ये क्या था 1950 के बाद, यानी कि 5 ईयर प्लान आने के बाद ये सबसे पहला क्या था, फोकस था 5 ईयर प्लान का, कि ज़मीन को जो ज़मींदारी सिस्टम था उस ज़मींदारी सिस्टम को किस तरीके से एबोलिश करना, ख़त्म कर देना, है ना। क्या था, ज़मीन से जो पुरखों से जो ज़मीन एक कुछ लोगों के हाथों में थी, है ना, ज़मीन पर जो पुरखों से हक चला आ रहा था, हम ऐसे कह सकते हैं, ज़मीन पर जो पुरखों से लोगों का हक चला आ रहा था, है ना, हर जनरेशन में उसके क्या हो रहे थे, टुकड़े हो रहे थे, ज़मीन के टुकड़े हो रहे थे, या एक ऐसे ज़मीन बट रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक परिवार में एक फैमिली के 5 बच्चे हैं, तो ज़मीन के कितने टुकड़े हो गए, 5 टुकड़े हो गए। तो लैंड रिफॉर्म के ज़रिए उनको फिर से इकट्ठा करना था, यानी कि जो वो लैंड क्या हो गई थी, फ्रेगमेंटेड हो गई थी, उस लैंड को क्या करना था, एक जगह पर वापस लाना था। ओके, तो ज़रूरी था ये, है ना। भले ही लैंड रिफॉर्म के कानून पहले से बने थे, पर कानूनों को, जो लॉज बने थे, उन लॉज को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा था, किन्हीं वजहों से। उसमें क्या वजह हो सकती है कि जो ज़मींदार लोग थे, जो पैसे वाले जो लोग थे, वो अपनी ज़मीन क्यों दे दें किसी को, है ना। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में सुधार लाने के लिए, रिफॉर्म लाने के लिए 1960 से 1970, है ना, में कई रिफॉर्म की, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, इसके अलावा वाइड रेवोल्यूशन, जिसको हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ये कुछ स्ट्रेटजीज़ की शुरुआत की, पर इसका असर और इनकी वजह से डेवलपमेंट पूरी कंट्री में नहीं हो पाया, क्योंकि हम जानते हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो कुछ सेलेक्टेड पार्ट में ही, या ये कह सकते हो कुछ लिमिटेड स्टेट्स में ही सक्सेसफुल हुआ, पूरी कंट्री में सक्सेसफुल नहीं हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन। इसलिए दोबारा से कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ी, है ना, यानी कि व्यापक, बहुत बड़े तौर पे व्यापक रूप से क्या हुआ, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए गए। 1980 से 1990 का जो ये पीरियड था, है ना, इसमें क्या हुआ, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लाए गए, एक नए तरीके से रिफॉर्म्स लाए गए। अब ये क्या थे, इनके कुछ जो है हमारे पास फैक्टर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेचुरल डिज़ास्टर के समय, है ना, किसी तरीके का जब बाढ़ आ जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, तो फसल जो बर्बाद हो जाती है, तो उसके लिए क्या किया गया, फसल बीमा तैयार करी गई, या कह सकते हैं हम क्रॉप इंश्योरेंस, है ना। इसके अलावा जो ग्रामीण बैंक थी उनका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। ग्रामीण बैंक का क्या रोल था यहाँ पर, ग्रामीण बैंक का रोल ये था कि वो किसानों को, फार्मर्स को सस्ते, है ना, चीप रेट पर लोन प्रोवाइड कराएं, ताकि किसान खाद वगैरह, है ना, सीड्स वगैरह, बीजे वगैरह ये ख़रीद सकें। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाएं, बैंक्स का डेवलपमेंट किया जाए, किसान क्रेडिट कार्ड्स की फैसिलिटीज़ लाई गई, पर्सनल एक्सीडेंट, है ना, इस तरीके की स्कीम्स लॉन्च की गई। इसके अलावा देखेंगे आप टीवी, रेडियो पर मौसम रिलेटेड समाचार दिखाए गए, है ना। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है, जो खेती है, उससे संबंधित प्रोग्राम्स बनाए गए, है ना, कृषि दर्शन टाइप प्रोग्राम्स लाए गए, जिससे किसानों को, फार्मर्स को क्या इन्फॉर्मेशन मिले, जानकारी मिले। और जो बिचौलिए थे, है ना,
जिनको हम मीडिएटर भी कहते हैं, उनको क्या किया, उनके रोल को ख़त्म किया गया है ना। इस प्रोग्राम के ये कुछ ख़ास फीचर्स थे, है ना। अब देखिए एग्रीकल्चर में जो सुधार लाए गए, जो अभी हमने पढ़े, उसका डिस्कशन बिना विनोबा भावे, है ना, विनोबा भावे के जो सुधार था, भूदान आंदोलन, उनके बिना अधूरा है। अब इसको हम देख लेते हैं कि भूदान ग्राम आंदोलन क्या था, भूदान या फिर हम ग्राम दान कह सकते हैं। देखिए महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज ए स्पिरिचुअल हायर। जो महात्मा गांधी के ये क्या थे, ए फॉलोअर थे। गांधी जी ने इनको क्या डिसाइड किया था, अपना स्पिरिचुअल हायर करा था, अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर किया था। इन्होंने, जो आचार्य विनोबा भावे थे, इन्होंने बहुत सारे सत्याग्रही जो प्रोग्राम्स थे उनमें पार्टिसिपेशन भी किया था, है ना। गांधी जी के आइडियाज़ को ये स्प्रेड करते थे, गांधी जी के आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, पसंद करते थे। तो गांधी जी के आइडियाज़ को स्प्रेड किया इन्होंने लगभग 13 ईयर्स तक, है ना, 13 साल तक इन्होंने क्या किया, पैदल यात्राएं की, है ना। इसके अलावा 6 आश्रम्स जो थे वो इन्होंने क्या करे, इस्टेब्लिश किए थे। अच्छा, इसके बारे में एक छोटी सी, इनके बारे में एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। देखिए एक बार क्या होता है कि आंध्र प्रदेश स्टेट है जो, उसका एक गांव था, गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ पल्ली, शायद कोचमपल्ली नाम का शायद गांव था, है ना। तो उस कोचमपल्ली गांव में क्या कर रहे थे वो, एक तरीके से प्रवचन कह सकते हैं ना, प्रवचन कर रहे थे। तो जो जिनके जो ऐसे गरीब लोग थे, लैंडलेस जो लोग थे, उनमें से एक खड़ा होता है और वो कहता है कि प्रवचन से क्या होता है, और अगर कुछ करना ही है तो हमें ज़मीन दे दो, ज़मीन दान कर दो। तो ये कहते हैं कि ठीक है, मैं गवर्नमेंट से बात करता हूँ, ज़मीन दिलाने के लिए सरकार से आपके लिए बात करता हूँ। तभी क्या होता है, तभी एक फॉलोअर जो था आचार्य विनोबा भावे का, वो खड़ा होता है और बोलता है कि मैं अपनी 80 एकड़्स जो लैंड है ना, उसको डोनेट कर देता हूँ। तो यहीं से क्या होती है, भूदान आंदोलन की स्टार्टिंग हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, विनोबा भावे ने पूरे देश में घूमते हैं वो, और ज़मीन मालिकों से, ज़मींदारों से विनती करते हैं कि आप के पास तो कई एकड़ ज़मीन है, आप तो कई विलेजेस के जो हैं मालिक हैं, तो अपनी ज़मीन जो है वो लैंडलेस जो लोग हैं उनको दान कर दीजिए। और उस टाइम जो था, जो सीलिंग, लैंड सीलिंग जो एक्ट था, उससे बचने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़मीन को दान कर दिया, है ना। तो इस जो ये जो पूरा मूवमेंट चला, इसको हम ब्लडलेस रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि बिना एक रक्त बहे ये क्रांति हुई, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या है ये, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर to the national economy, employment and output. Agriculture has been the backbone of Indian economy, though its share in the gross domestic product has registered a declining trend from 1950 onward. In 2010-11, about 52% of the total workforce was employed by the farm sector, which makes more than half of the Indian population depend on agriculture for sustain. देखिए जो एग्रीकल्चर है ना, वो भारत की इकोनॉमी की क्या रही है, बैकबोन रही है। यानी कि भारत की जो पूरी इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट रही है। भले ही जीडीपी में एग्रीकल्चर का पार्टिसिपेशन घट रहा हो 1951 के बाद से, 1951 से लगातार जो पार्टिसिपेशन है एग्रीकल्चर का जीडीपी में वो घट रहा है, पर फिर भी अगर हम 2001 की बात करें, है ना, तो लगभग कितने 52% है ना, 52% दिया है ना, 52% लगभग जो पॉपुलेशन है वो क्या है, उसकी जो लाइवलीहुड है वो एग्रीकल्चर से ही आ रही है। यानी कि जो 50%, 52 या 50 जो भी परसेंटेज है, 52% जो है, उसकी जो लाइवलीहुड है वो
किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अब देखिए देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर की जो गिरता हुआ जो एक ग्राफ है ना, वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर में किसी भी तरह की गिरावट इकोनॉमी के दूसरे हिस्सों में भी गिरावट लाएगी, जो सोसाइटी के लिए भी सही नहीं है ना। और इसी लिए सरकार ने एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस को समझते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया? एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की, है ना, मॉडर्नाइज करने की कोशिश की। सो कंसीडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसर्टेड एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, एस्टेब्लिश ऑफ, क्या किया उसने, गवर्नमेंट ने क्या किया? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स बनाए, है ना। इसके अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ डेवलप की, वेटनरी रिसर्च सेंटर्स, एनिमल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूशंस बनाए। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर, मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन डेवलप कर, मेट्रोलॉजिकल जो मौसम विज्ञान संबंधी जो जानकारियाँ देते हैं ना, इनको वो करा गया। अब देखिए बात करते हैं क्या, ये हमारे पास जो टेबल आ गई है, टेबल हमें शो कर रही है इंडियन ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, है ना, कि एग्रीकल्चर 2013, 14, 15 की क्या वो रही है। तो हम इसमें देखें लगातार जो एग्रीकल्चर का पार्टिसिपेशन है वो किस तरीके से क्या हो रहा है? गिर रहा है ना। 2013-14 में 4.2 था, फिर 0.2, है ना, ये इस तरीके का चार्ट दिया है। जीडीपी में देखिए 6.6, 7.2 और 7.6 टोटल है। टोटल उसमें 4.2 हमारा एग्रीकल्चर का है 2013-14 में, -0.2 है हमारा 2014-15 में, इसके अलावा 2015-16 में 1.1 है। ओके, अब देखिए बात करते हैं कि वाई आर द फार्मर्स कमिटेड सुसाइड इन सेवरल स्टेट्स ऑफ द कंट्री। देखिए जो देश का जो पेट भर रहे हैं किसान बेचारे, उनके हालात इतने बुरे हो गए हैं कि आज भी जो फार्मर्स हैं वो बेचारे खुदकुशियाँ कर रहे हैं ना, सुसाइड कर लेते हैं। उसके पीछे क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो फार्मर्स फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस नौबत पे पहुंच जा रहे हैं कि उनको खुदकुशी करनी पड़ रही है, सुसाइड करनी पड़ रही है। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इससे ही रिलेटेड है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब अगर आप समझ जाएंगे तो पूरा ये टॉपिक ही आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोब को हम क्या कहते हैं, जो अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी को खोल देना। मतलब कि हमारी इंडिया में बाहर की कंट्रीज़ भी आकर के बिजनेस कर सकती हैं, या बाहर के कंपटीशन भी आ सकते हैं, और हमारी कंट्री बाहर भी कंपटीशन कर सकती है, चाहे वो ट्रेड के पर्पज़ से करे, चाहे वो कम्युनिकेशन के पर्पज़ से करे, चाहे वो कल्चरल प्रैक्टिसेस हों। तो एक कंट्री में दूसरी कंट्री के साथ इस तरीके का जो कम्युनिकेशन होता है, जो ट्रेड के थ्रू है ना, कल्चर प्रैक्टिसेस के थ्रू, इसको कहते हैं हम ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइज हो जाना, या ग्लोबलाइजेशन का ये फीचर है। अब इससे होता क्या है? इससे क्या हो रहा है? हमारे देश में इंटरनेशनल जो कंपटीशन है, उस इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ रहा है। इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ने से क्या हो रहा है? जो हमारे फार्मर्स हैं वो बाहर से बने हुए सामान के साथ कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि विदेशी सामान से जो भारतीय फार्मर को बहुत कंपटीशन मिल रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर्स है ना, वो क्या हो रहा है? इफेक्ट कर रहा है। जब हर सेक्टर में सस्ता विदेशी सामान घुस गया तो हमारे किसानों का माल कौन लेगा? क्योंकि जो बाहर से सामान आ रहा है वो सस्ता हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, वहाँ पर सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा दी जाती हैं, छूट बहुत ज़्यादा दी जाती है किसानों को वहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू। तो वहाँ का प्रोडक्शन जो होता है वो सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इस वजह से हमारी इंडियन फार्मर्स जो हैं वो कॉम्पिटिशन नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा रिडक्शन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट। अब क्या है कि सरकार ने भी जो इरिगेशन से रिलेटेड, बिजली से रिलेटेड, है ना, पावर से रिलेटेड, सड़कों से रिलेटेड, या इसके अलावा जो मार्केट्स हैं, है ना, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया? पैसा लगाना कम कर दिया है। ओके, इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ हैं, यानी कि जो अभी तक जो यूरिया जैसी जो खाद है उस पर दी जाने वाली जो सब्सिडी है उसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? कम कर दिया, है ना। इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है, यानी कि जो फार्मर जो अपने पास से पैसा लगा कर के प्रोडक्शन करते हैं, है ना, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो ज़्यादा हो रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? किसानों का प्रॉफिट भी कम हो रहा है, मुनाफा भी कम हो रहा है। इसके अलावा रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन एग्रो प्रोडक्ट। इसके अलावा जो
एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, रॉ मटेरियल टाइप है ना, वो जो हमारे विदेश से जो हमारी कंट्री में आ रहे हैं उसके ऊपर से क्या करा हमारी भारत सरकार ने, रिडक्शन इन इंपोर्ट के ऊपर रिडक्शन कर दिया है ना, ड्यूटीज़ कम कर दी। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से बाहर से जो आने वाला जो एग्रो प्रोडक्ट है वो और सस्ता हो गया है ना। तो या और सस्ता कह लीजिए, या हमारे इंडियन एग्रो प्रोडक्ट के मुकाबले और विदेश का जो एग्रो प्रोडक्ट है उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा। तो फिर यहाँ के लोग ज़्यादातर वहाँ के ही एग्रो प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। ये भी फार्मर्स के लिए एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा विड्रॉ ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा जब फार्मर्स को ज़्यादा प्रॉफिट हो नहीं रहा है तो फार्मर्स ने भी एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करना कम कर दिया। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं फार्मर्स के, जो कि ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट था जिसकी वजह से फार्मर्स को प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ रही हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम ये जो सिचुएशन रही है ना, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो सिचुएशन आई उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो हमारा जो फार्मर है टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड। तो जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो अपने आप को क्या क्रॉस रोड यानी कि चौराहे पर देख रही है। जो फार्मर्स हैं वो, या एग्रीकल्चर है जो वो एक चौराहे पर खड़ी है। यानी कि चौराहे पे खड़े होने का मतलब, यहाँ पर क्रॉस रोड का मतलब कि जब हम चौराहे पे खड़े होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम कौन से रास्ते से जाएं कि हमें अपनी मंजिल मिल जाए। तो हमारी एग्रीकल्चर के भी यही हालात हैं कि वो एक चौराहे पर खड़ी है, क्रॉस रोड पर खड़ी है, उसको ये नहीं पता कि कौन सा रास्ता उसको चुनना है ना। द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉमिस मच बट टुडे इट्स अंडर कंट्रोवर्सी। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उससे हमने देखा कि उससे कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिली। ग्रीन रेवोल्यूशन पहली बात तो कुछ लिमिटेड एरियाज़ में ही, कुछ लिमिटेड स्टेट्स में ही सक्सेसफुल रहा। इसके अलावा जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उससे कुछ ही प्रोडक्शन को फ़ायदा हुआ। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो केमिकल का यूज़ ज़्यादा करता था, वो अमीर किसानों के लिए, रिच किसानों के लिए ही बेनिफिशियरी था। इसके अलावा अगर हम हेल्थ रिलेटेड इशू देखें तो मॉडर्न फार्मिंग जो केमिकल फर्टिलाइजर का जो यूज़ किया जाता था उससे बीमारियां भी होती थी है ना। सो ये कंट्रोवर्सीज थी। इससे निपटने के लिए अब क्या किया है, द कीवर्ड टू जेनी रेवोल्यूशन विच इंक्लूड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये क्या था, ये बेसिकली जो सीड्स होते हैं है ना, जो बीज होते हैं उनको क्या करना, टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या कर देना, मॉडिफाई कर देना। यानी कि जो सीड्स होते हैं उनके जीन को है ना, जो सीड्स होते हैं उनके जीन को, जो जीन होता है ना हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी जीन होता है, उनके जीन को क्या कर देना सूटेबल तरीके से, ताकि वो सही प्रोडक्शन, अच्छी प्रोडक्शन दे सके। यानी कि जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सीड्स की वो उस जीन के अंदर पहले ही डाल देना। ओके, इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस में, बहुत ज़्यादा उसको इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग मच वर्क टुडे बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल है ना, क्योंकि यहाँ बिना केमिकल के यूज़ के प्रोडक्शन किया जाता है जो हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद है, सूटेबल है। ओके, इसके अलावा क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। डाइवर्सिफिकेशन क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब कि एक सिर्फ एक लैंड के ऊपर एक फूड क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं, बल्कि जो ज़रूरी है, यानी कि एक लैंड के ऊपर ज़रूरी नहीं सिर्फ एक ही तरह की फूड क्रॉप को ही क्या करा जाए, कल्टीवेट करा जाए। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर को भी प्रोड्यूस करा जाए, प्रोडक्शन करा जाए, हॉर्टिकल्चर का कैश क्रॉप का भी प्रोडक्शन करा जाए है ना। जिससे क्या होगा, जिससे जो कैश क्रॉप्स वगैरह हैं उनको बाहर सेल आउट भी किया जा सकता है और फार्मर की जो है वो इनकम भी क्या हो सकती है, जनरेट हो सकती है। सो आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है और इसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पर एक जाते जाते दो वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं ना, जेट्रोफा एंड जोजोबा। तो ये दो तरीके के क्या हैं, ये जेनी जो एग्जाम्पल्स हैं सीड्स के, ये बेसिकली क्या थे, फ्यूल क्रॉप्स हैं है ना, ये फ्यूल क्रॉप्स हैं जेट्रोपा एंड जेजोबा। ओके, बिकॉज फ्रूट्स, मेडिसिन, हर्ब्स, फ्लावर, वेजिटेबल, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जेरोपा एंड जोजोबा नीड्स टू मच लेस इरिगेशन देन राइस और शुगर केन। इंडियाज डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। तो आज का चैप्टर यहीं हमारा कंप्लीट भी होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।